रेखा अपने पति मनोज के साथ घर पर आती है। अरे दीदी, जीजा जी, आप यहाँ अचानक बता तो दिया होता। आपके छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए सोचा मिल के आ जाए। अपनी गोरी बहू को ना बोल दे, 2 मेहमान आए हैं, खाने की तैयारी अच्छे से करें। दीदी, आप महक के साथ बातें करो, मैं ज्योति बहू को बोल दूंगी खाना बनाने को। अरे बातें तो खाने के बाद भी कर लेंगी। सुधा अपनी बहन और जीजा जी के आने के बाद बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दोनों बहुओं को रसोई में ले जाकर बोलती है। बहुओं, मेरी बहन और उनके पति आए हैं और उन्होंने जिद लगा रखी है कि वो महक के हाथों का ही खाना खाएंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बताओ ना क्या बनाना है। तू चुप कर बहू, तुझे कुछ बनाना आता तो है नहीं, सब कुछ बेकार बनाती है, कोई इंसान उसे खाए तक ना। ज्योति बहू, तू बहुत स्वाद खाना बनाती है, आज तू ही खाना बनाएगी। सुधा अपनी पड़ोसन विमला के घर शादी का कार्ड देने जाती है। अरे विमला, ये ले मेरे बेटे की शादी का कार्ड। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, तू तो अपने पूरे परिवार के साथ आई हो। चांद सी बहू ला रही हूँ मैं अपने लिए। हाँ हाँ, तू इतनी कंजूस है, दिल पर पत्थर रखकर तो एक दावत दे रही है, मैं उसमें भी ना आऊँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं तो जरूर आऊंगी, और तेरी बहू को भी तो देखना है कि कैसी बहू ला रही है तू। हाँ हाँ, आएगी तब तेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इतनी अच्छी बहू है मेरी। कहीं बड़ी बहू की तरह काली ही बहू तो नहीं ला रही, जिसे देखकर बैगन भी शर्मा जाए। अरे, मेरे बड़े बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे, तभी तो उस कलूटी को मेरे घर की बहू बना लाया, वरना तो मैंने उसके लिए भी सुंदर गोरी सी लड़की देखी हुई थी, उसी कलूटी में पता नहीं क्या दिख गया। इस बहू को तो तूने अच्छे से देख लिया है ना, कहीं पता चले कि घर आकर मुंह धोया तो अमावस का चांद निकली, फिर तू पूरे मोहल्ले में रोती फिरेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने अपनी होने वाली दूसरी बहू को अच्छे से देख लिया है, वो इतनी गोरी है कि तू उसे देखकर जल जाएगी और काला कोयला हो जाएगी। फिर तो मुझे एक बार तेरी छोटी बहू को देखना ही होगा, मैं कोयला होना चाहती हूँ। देखना है तो उसके लिए तो शादी में भी आना पड़ेगा ना। मैं निकली थी कार्ड बांटने के लिए, लेकिन तूने मुझे यहाँ बातों में लगा दिया। अरे, मेरे बेटे की शादी है, 100 काम है मेरे सर पर। अच्छा ठीक है, तू जा कार्ड बांट। सुधा की बड़ी बहू ज्योति, जो कि काफी ज्यादा काली थी, उसको लेकर हर कोई मोहल्ले में सुधा का मजाक बनाते रहते थे। इसीलिए अब सुधा ने अपने छोटे बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर और गोरी बहू ढूंढी थी। कुछ दिनों बाद सुधा के दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है और सुधा की छोटी बहू महक घर में आ जाती है। सुधा के आगे उसकी दोनों बहुएं खड़ी थी, तो सुधा दोनों से कहती है, तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, अब से तुम दोनों को ये पूरा घर संभालना है। और ज्योति बहू, तू मेरी छोटी बहू को परेशान मत करियो। महक बहू, तुझे किसी भी चीज की जरूरत लगे तो अपनी जेठानी से ले लियो। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब समझा दूंगी। हाँ बहू, सब समझा दियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम उस पर ही थोप देगी, तू खुद भी हाथ पैर चला दे रही हो। और हाँ महक बहू, कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुझे कल सबके लिए कुछ खाने में मीठा बनाना है। पता होगा ना तुझे इस रस्म के बारे में? माँ जी, मुझे बताया था माँ ने कि शादी के बाद पहले रसोई की रस्म होती है। बहुत बढ़िया बहू, तो फिर कल सुबह तू सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना लियो। और ज्योति बहू, तू सबके लिए नाश्ता बना लियो। कल मैं भी देखूं कि मेरी दोनों बहुओं में से किसके हाथ में सबसे ज्यादा स्वाद है। सुधा अपनी दोनों बहुओं को समझा देती है और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह महक जल्दी उठ जाती है और रसोई में सामान इधर उधर करने लगती है। मैं तो सूजी का हलवा बनाने की तैयारी करके आई थी, लेकिन मेरी सास ने तो मूंग की दाल के हलवा की डिमांड कर दी है। अब मैं कैसे बनाऊं यार। ऊपर से बोल दिया है कौन सी बहू अच्छा खाना बनाएगी वो देखेंगी। महक अब काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ ज्योति आती है और खाने की तैयारी में लगती है। ज्योति ये देखती है कि अब तक महक ने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर ज्योति बोलती है, क्या हुआ महक, तुम हलवा नहीं बना रही? माँ जी ने बोला था ना तुम्हें आज पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाना है। थोड़ी देर में सब लोग उठ जाएंगे, तो तुम कब बनाओगी? बना रही हूँ ना। आपको कितनी जल्दी हो रही है कि माँ जी ने बोल दिया किसकी रसोई अच्छी होगी, आप तो खुश होने लग गई। अरे मुझे सब बनाना आता है, इसलिए ना ज्यादा खुश होने की ना जरूरत नहीं है, समझी? मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने तो बस इतना ही कहा है कि सबके उठने का टाइम होने वाला है। आपको भी तो माँ जी ने नाश्ता बनाने के लिए बोला है ना। आप ना अपने काम पे ध्यान दो बस। महक की बात सुनकर ज्योति चुप हो जाती है और अपना काम करने लगती है। दोनों अपना काम खत्म करके टेबल पर सब लगा देते हैं और कुछ देर बाद सुधा आती है और नाश्ता खाती है।
नाश्ता खाने के बाद सुधा महक का बनाया हुआ हलवा खाती है। आय हाय, ये इस गोरी बहू ने कितना बेकार हलवा बनाया है। ये तो गले से भी नीचे नहीं उतर रहा। अगर मैंने ये बोल दिया कि हलवा अच्छा नहीं है तो ये कलूटी बहू खुश हो जाएगी और उसकी रसोई ही अच्छी होगी। क्या हुआ माँ जी, बताओ ना, आपको किसकी रसोई का खाना अच्छा लगा? अरे मेरी गोरी चिट्टी बहू, तूने क्या हलवा बनाया है। बहुत ही स्वाद हलवा बनाया है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े हलवाई ने बनाया हो। और ज्योति बहू, तुझे कितनी बार कहा है खाना अच्छे से बनाना सीख ले। मैं तो पहले ही कह रही थी जेठानी जी को, अपने काम पे ना ध्यान दे दो। सुधा हर वक्त ज्योति को नीचा दिखाती रहती थी और महक की तारीफ करती रहती थी, भले ही महक ने कोई गलती क्यों ना करी हो। सुधा उसे चाहकर भी कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विमला घर आती है और सुधा बोलती है, अरे सुधा, तू तो बिल्कुल सही कह रही थी। तेरी छोटी बहू तो बिल्कुल दूध की तरह गोरी है। मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी मेरी बात। तू अच्छा, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ। अपनी छोटी बहू से बोलना कि कुछ बढ़िया सा बना के खिला दे मुझे। तेरी बड़ी बहू के हाथ का तो सब कुछ खा चुकी हूँ। अब अपनी गोरी बहू की रसोई का भी कुछ खिला दे। मेरी दोनों बहुओं की एक ही रसोई है और महक तो काली बहू से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अब क्या तू बस तारीफ ही करती रहेगी या अपनी बहू से बोलेगी कि मेरे लिए कुछ बना कर ले आए? मेरी गोरी बहू की हर जगह इतनी तारीफ हो रही है। अगर इसे पता चल गया कि वो खाना अच्छा नहीं बनाती तो पूरे मोहल्ले में ये गाना गाने लग जाएगी। कहाँ खो गई तू? बुलाना अपनी बहू को। वो क्या है ना, मेरी बहू को कहीं बाहर जाना है तो वो कुछ बना नहीं पाएगी। सुधा के बोलने के साथ ही वहाँ महक आ जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, मुझे कहाँ जाना है और मुझे कोई काम नहीं है। बाहर क्या, आप बताओ ना, मैं यूँ बना दूंगी खाना। आपको पता है आंटी जी को खाना मेरा हाथ का ना बहुत पसंद आने वाला है। अरे बहू, तू भूल गई, मुझे आज साड़ी में फॉल लगवाने जाना था। तो मैंने तुझे कहा था ना कि साथ चलने को। विमला, अब तू अपने घर जा, मैं अपनी बहू के साथ जरा बाहर जा रही हूँ। तुझसे बाद में मिलती हूँ। अरे लेकिन अचानक से क्या हो गया? काम तो बाद में होते ही रहेंगे। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, आज मुझे अपनी बहू के हाथ का कुछ खिला ही दे। अरे नहीं ना, खाने के लिए इतनी क्या मरी जा रही है, बाद में खा लियो। सुधा इतना बोलकर विमला को घर से जाने को कह देती है। महक को अभी यही लग रहा था कि वो वाकई में अच्छा खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद सुधा की बहन रेखा अपने पति मनोज के साथ घर पर आती है। अरे दीदी, जीजा जी, आप यहाँ अचानक बता तो दिया होता। आपके छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए सोचा मिल के आ जाए। अपनी गोरी बहू को ना बोल दे, 2 मेहमान आए हैं, खाने की तैयारी अच्छे से करें। दीदी, आप महक के साथ बातें करो, मैं ज्योति बहू को बोल दूंगी खाना बनाने को। अरे बातें तो खाने के बाद भी कर लेंगी। सुधा अपनी बहन और जीजा जी के आने के बाद बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दोनों बहुओं को रसोई में ले जाकर बोलती है, बहुओं, मेरी बहन और उनके पति आए हैं और उन्होंने जिद लगा रखी है कि वो महक के हाथों का ही खाना खाएंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बताओ ना क्या बनाना है। तू चुप कर बहू, तुझे कुछ बनाना आता तो है नहीं, सब कुछ बेकार बनाती है, कोई इंसान उसे खाए तक ना। ज्योति बहू, तू बहुत स्वाद खाना बनाती है, आज तू ही खाना बनाएगी। माँ जी, मैं कैसे? बहू मुझे माफ कर दे, गोरी बहू के चक्कर में तेरे गुण नहीं देखे मैंने। बहू तू आज संभाल ले और ये भी पता मत चलने देना कि ये खाना महक ने नहीं बनाया है। अब मुसीबत की घड़ी में काली बहू की रसोई सब संभालती है, जिसके बाद महक और सुधा दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है। हिमांशी को छोले खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन हिमांशी अपने कमरे में बैठकर छोले खा रही थी कि तभी वहाँ हिमांशी की माँ रेखा आती है। ये क्या है हिमांशी, मैंने छोले बनाए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तू बस सूखे छोले ही खाएगी। अरे घर में चावल रखा है, रोटी रखी है, अगर तुझे छोले ही खाने हैं तो तू रोटी या चावल के साथ खा लेना। माँ, आपको तो पता है ना, मुझे बस छोले खाना कितना अच्छा लगता है। छोले में नींबू डालकर खाओ, सच में खाकर मजा आ जाता है। अभी आपको बता रही हूँ ना, तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे पागल लड़की, तेरी शादी तय हो गई है, कुछ दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, तब भी क्या तू ऐसे ही छोले खाएगी हफ्सियों की तरह? क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले कि बेटी को हमने कुछ खाने को नहीं दिया? माँ, आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे मैं छोले खाती हूँ क्योंकि छोले खाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें दूसरों को क्या परेशानी होगी। और चलो, परेशानी हो भी गई तो उससे मुझे क्या। तू तो मेरी नाक ही कटवाएगी ससुराल जाकर। वहाँ जब सब मजाक बनाएंगे तेरा और मेरा भी, तब तुझे समझ आएगा
क्योंकि माँ मेरे भले के लिए ही कहती थी। अभी तो बड़ा बुरा लगता है ना तुझे? माँ, छोले के पीछे भला नाक थोड़ी कट सकती है। आप कोई सुपन का थोड़ी हो जो आपकी कोई नाक काट देगा। आप भी ना माँ, क्या मजाक करती हो? सच में बड़ी ही बेअक्ल लड़की जन्मी है मैंने, जिसके दिमाग में दिमाग ही नहीं। कर जो करना है। मैं क्यों पागलों की तरह तुझे समझाऊं जब कुछ समझना ही नहीं है तुझे? रेखा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन उसे भला कहाँ समझ आना था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और कुछ समय बाद हिमांशी की शादी की उम्र हो गई। हिमांशी की माँ ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर हिमांशी के हाथ पीले कर दिए। अब हिमांशी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन हिमांशी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है कि तभी हिमांशी की सास सुनंदा वहाँ आती है। अरे बहू, वो मैं क्या कह रही थी कि आज तू छोले मत बना, आज कुछ सादा सा खाना बना ले तू। मेरा खिचड़ी खाने का मन हो रहा है, तो तू आज अरहर की दाल की खिचड़ी बना ले। लेकिन माँ जी, मैंने तो छोले भिगो रखे हैं और सब कुछ तैयार कर रखा है छोले बनाने के लिए। बहू, जब से तू शादी करके आई है तब से तो हर रोज छोले ही खा रहे हैं हम। तुझे कुछ ज्यादा ही छोले पसंद नहीं है शायद, तभी तो तू हर दिन छोले बनाती है। हाँ माँ जी, मुझे छोले काफी अच्छे लगते हैं और मुझे यही लगा था कि आप सबको भी छोले अच्छे लगे होंगे, तभी तो मैं रोज छोले बना रही हूँ ना। बहू, अच्छे तो हमें भी लगते हैं, लेकिन हम रोज नहीं खाते ना, इसलिए खाए भी नहीं जाते। भारी भी होते हैं छोले। तू कुछ हल्का सा बना दियो बहू। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, ताकि हम सब भी तो है ना घर में खाने वाले। सबको तो छोले अच्छे ही लगते हैं, तो बाकी सब छोले ही खा लेंगे। नहीं बहू, मैं यहाँ बस अपने लिए नहीं आई, बल्कि सबके लिए बोलने आई हूँ। सबका यही कहना है कि आज तू कुछ अलग सा बना ले खाने में। उन्हें लग रहा था अगर तुझे कुछ बोलने या बनाने को कहा तो तू बुरा मान जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आकर तुझे बता दूं आज क्या बनाना है खाने में। सुनंदा कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन हिमांशी उदास हो जाती है क्योंकि वो थी छोले की शौकीन और उसे तो बस छोले ही खाने थे। अब हिमांशी खाना तो बना देती है, लेकिन खुद नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी वहां उसकी नंद आरूही आती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं कमरे में? आपने खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं आरोही, वो मुझे छोले खाने का मन था, लेकिन आप सबको तो छोले अच्छे लगते नहीं है ना, इसलिए बस आप सबकी वजह से छोले नहीं बने। लेकिन आप सबने तो अच्छे से खाना खा लिया ना। भाभी, हम सब ने तो खा लिया, लेकिन आपको उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए देखो मैं आपके लिए बर्गर लेकर आई। ये वाला बर्गर तो बहुत अच्छा लगता है, आप खाकर बताओ कैसा है। नहीं, मुझे बर्गर नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो छोले ही अच्छे लगते हैं। अरे भाभी, आप भी क्या छोले के पीछे बर्गर की कुर्बानी दे रही हो? बर्गर खाकर देखो, छोले ना भूल गई तो मैं आपकी ननद नहीं। अच्छा, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं ये बर्गर यहीं रख देती हूँ, आप खा लेना। आरूही बर्गर प्लेट में रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद हिमांशी अपने आप से बात करने लगती है। बर्गर तो मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्गर में अपनी पसंदीदा चीज डालकर खाऊंगी ना तो अच्छा बन जाएगा। और कल के छोले तो बच गया ना, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। हिमांशी फटाफट रसोई में जाती है और फ्रिज से छोले निकालकर बर्गर में डाल देती है, जो हिमांशी को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे ये तो छोले के साथ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये स्वाद पहले क्यों नहीं करा मैंने? सच में खाकर मजा आ गया। और वो अगली सुबह सबके लिए छोले बर्गर बना देती है। सब लोग नाश्ता करने आते हैं और छोले बर्गर देखकर हिमांशी का पति रोहन कहता है, अरे ये क्या, सुबह सुबह नाश्ते में बर्गर? रोहन, नाश्ते में मैंने आज सबके लिए खास छोले बर्गर बनाए हैं, आप खाकर देखो कैसे लगते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो अपना दिमाग सही चलाया। मैंने तुझे छोले बनाने से मना कर दिया, तो तूने छोले बर्गर बना दिया ताकि हम मना ना कर पाए। माँ जी, बर्गर तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कल जब मुझे आरोही ने बर्गर खिलाया तो मेरे दिमाग की बत्ती चली और मैंने छोले बर्गर बना दिया। सच में मुझे तो बहुत पसंद आया ये। सब लोगों को छोले बर्गर बहुत अच्छा लगता है। अब हिमांशी रोज रोज छोले बर्गर ही बनाने लग जाती है। एक बार सुनंदा की पड़ोसन विमला वहाँ आती है और वो दोनों बात करते हैं कि तभी सुनंदा अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे बहू देख, विमला आई है, कुछ खाने पीने का ले आ बहू।
अपनी सास की आवाज सुनकर हिमांशी फटाफट विमला जी के लिए छोले बर्गर बना लाती है। ये क्या बहू, घर पर मेहमान आए हैं और तू उनके लिए एक छोले बर्गर ही लाई है। कुछ बना लेती चाय पकोड़े। ऐसा लगता है क्या मेहमान बस छोले बर्गर ही खाएंगे? माँ जी अच्छा लगेगा विमला आंटी को भी। और विमला आंटी कहाँ मेहमान है, ये भी तो अपनी ही है ना। क्यों विमला आंटी, सही कह रही हूँ ना मैं? और नहीं तो क्या, तू भी ना सुनंदा। अरे मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो तुम मुझे भी मेहमान बना रही है। मैं तो तेरी अपनी ही हूँ। मैं भी तो खाऊं बहू के छोले बर्गर। विमला को छोले बर्गर खा के बहुत मजा आता है। अरे कहीं बाहर से मंगवाया है क्या ये? नहीं आंटी जी, ये तो मैंने खुद से बनाया। आपको अच्छे नहीं लगे क्या छोले बर्गर? अरे अच्छे, बहुत अच्छे लगे सच में। ऐसा कुछ अलग सा मैं पहली बार खा रही हूँ, और वो भी इतना अच्छा लग रहा है। सुनंदा, तेरी बहू तो सच में कमाल है। इतना अच्छा कुछ बना लेती है तेरी बहू। देखा माँ जी, मैं कह रही थी ना कि अच्छा लगेगा विमला आंटी को भी छोले बर्गर। और देखो उनको कितना पसंद आया। सुनंदा, दिमाग में एक आइडिया आया है तेरी बहू के छोले बर्गर खाकर। आइडिया? कैसा आइडिया? आजकल तो बहुत कुछ खाने को ऑनलाइन ही मिलता है, तो तेरी बहू भी ऑनलाइन छोले बर्गर बेचे। सच में काफी कमाई होगी तेरी। विमला अपना आइडिया तो बताकर वहाँ से चली जाती है। और ये आइडिया जब सारे घर वालों को पता चलता है तो हिमांशी अपना छोले बर्गर का बिजनेस शुरू कर देती है। शुरू में बिजनेस में थोड़ी पकड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे स्वाद अच्छा होने के कारण उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है और कमाई भी काफी अच्छी होने लगती है। माँ जी मुझे नहीं पता था जो चीज मैं इतना पसंद करती हूँ वही लोगों को भी पसंद आएगा और उससे ही मैं कमाई कर पाऊंगी। सच में पैसे कमाकर तो छोले बर्गर और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ बहू, समझ रही हूँ मैं, और तेरी खुशी भी साफ साफ दिख रही है। हिमांशी अब बहुत खुश थी क्योंकि अब वो रोज छोले बर्गर बनाती, जो कि लोगों को बेचने के साथ साथ खुद भी खा जाती थी। जानकी अपने 2 बेटों के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उनके पास एक खेत था जिससे वो काफी पैसे कमा लिया करती। ऐसे ही एक दिन जानकी अपने बड़े बेटे राघव से कहती है, बेटा राघव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त है? अगर नहीं है तो मैं तुम लोगों का इंतजार करती हूँ, तो फिर शाम को ही बताऊंगी। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे वक्त मांग रही हो? पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ आपका ऐसा रूप देखकर। अब क्या करूँ, जब भी तुझसे शादी की बात करने की कोशिश करती हूँ तब तू खुद को बिजी बताकर भाग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा वक्त है या नहीं पहले ही पूछ लूं। माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। आप रोहन की शादी क्यों नहीं करवा देती हो? 2 भाई है, किसी एक की भी करवा दो, क्या फर्क पड़ता है? रोहन अभी छोटा है और तू बड़ा, तो शादी करने की तेरी उम्र हो गई है ना कि रोहन की। अब बता, क्या तेरे पास मेरे लिए समय है ताकि मैं बात कर सकूं? लेकिन माँ, मैं अभी अपने काम पे ध्यान देना चाहता हूँ। शादी वादी मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं पसंद है ये सब। हाँ, बूढ़ी होने तक मैं ही तुम दोनों के कपड़े धोती रहूंगी ना। मेरी बूढ़ी हड्डी कब जवाब दे जाए पता नहीं। मैं नहीं कर पाऊंगी। अब घर के काम मुझसे नहीं होते। क्या बात है माँ, कितना झूठ बोलती हो आप। 2 दिन पहले तो आप मुझसे कह रही थी कि मैं देसी घी खाती हूँ, मेरी हड्डियाँ बहुत ताकतवर है, और अब क्या हो गया आपको? बुढ़ी कैसे हो गई? अरे वो तो मैं बस यूं ही कह रही थी। अब तू मुझे अपनी बातों में फंसा रहा है। मैंने जो पूछा है उसका जवाब सही दे। माँ, मैंने आपको जवाब तो दे दिया। आपको पता है मुझे शादी नहीं करनी है। अगर आपको लड़की पसंद है तो ठीक है, कर लूंगा मैं उससे शादी। राघव, मुझे कुछ शक सा हो रहा है। तुझे शादी नहीं करनी, मेरे बेटे, कोई ऐसी वजह तो बता। माँ, ये क्या बोले जा रही हो आप? हाँ, मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। यार ये शक मत किया करो मुझ पे। और आपको शादी करवानी है ना मेरी, लड़की लेकर आओ, मैं तैयार हूँ। लेकिन राघव, तेरी पसंद भी तो बहुत जरूरी है। अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, मैं तेरी उसी से शादी करवाऊंगी। देख, मैं खुद उसके माँ बाप के पास जाकर तुम दोनों का रिश्ता तय कराऊंगी। जानकी की बात सुनकर राघव का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और जानकी सब कुछ समझ जाती है। राघव प्रज्ञा के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। कुछ दिनों बाद राघव और जानकी प्रज्ञा के घर जाते हैं।
और उसके पिता से उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगते हैं और घर वापस आकर अपने छोटे बेटे से अब जानकी पूछती है, रोहन, तेरी भी कोई है तो बता दे। वो क्या है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राघव की कोई प्रेमिका होगी। सच बताऊं तो मुझे जहाँ तक लगता है तेरी तो प्रेमिका जरूर ही होगी। माँ, मेरी कोई प्रेमिका हो ये जरूरी है क्या? मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता। मतलब तेरे लिए दौड़ा भागी करनी पड़ेगी मुझे तो लगता था कि तेरी शादी करवाने के लिए मुझे दर बदर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया। क्या मतलब है? मैंने आपको गलत साबित कर दिया? माँ, शादी मैं करूँ और लड़की भी मैं ही ढूंढ के लाऊं? मैं तेरे भरोसे, तू मेरे भरोसे, हम दोनों एक दूसरे के भरोसे रहते तो रोहन तेरी शादी कभी नहीं होती मेरे बेटे। ऐसा कुछ नहीं है माँ, रोहन की शादी हम सब मिलकर करेंगे। आपकी इच्छा थी ना कि आपकी पसंद की बहू आए, लेकिन नहीं आई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे भैया, इतना उदास क्यों हो? आपकी शादी माँ की पसंद से नहीं हुई तो क्या हुआ? मेरी शादी तो माँ की पसंद से हो रही है ना। क्यों, सही कहा ना? खुद से कोई लड़की ढूंढी नहीं गई तो अब माँ का सहारा ले रहा है। किसी चीज में आगे नहीं है ये लड़का। उफ, क्या होगा तेरा। वाह माँ, अब आपको मेरी फिक्र होने लगी। पहले तो भैया का ख्याल रखा जाता था, क्या होगा इस बेचारे का। मुझे तो डर लगता है कहीं किसी की बातों में मैं फंस जाए। अब भैया को छोड़ के मुझ पे बोलना शुरू हो गई। तीनों हमेशा ऐसे ही मजाक मस्ती किया करते और खुश रहा करते। उनका मजाक कोई सुन ले तो यकीन ना करे कि तीनों माँ बेटे हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और राघव की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश हो रहा था और सभी रस्में हो जाती है। तभी रोहन बोलता है, भाभी, मेरी माँ ना बूढ़ी हो गई है, अब इनके हाथ पैर काम नहीं करते। क्या आप मेरी माँ का सहारा बनोगी? वो क्या है ना, अब माँ मेरे लिए दुल्हन ढूंढने वाली है नहीं, तो क्या आप मेरे लिए अपनी देवरानी ढूंढ सकती हो? अरे वाह बेटा, भाभी के आते ही सारी जिम्मेदारियां भाभी पर डाल दी। लेकिन तेरी भाभी क्या ये सब अकेले संभाल सकती है? पूछ तो जरा। माँ, मैं भाभी का लक्ष्मण जैसा देवर हूँ। मेरे होते हुए भाभी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे वाह, क्या बात है रोहन, मैं तुझे छोटा समझता था, लेकिन तू छोटा नहीं है। रोहन की बात सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन प्रज्ञा अपनी सास, देवर और पति से कहती है, माँ जी, मेरी नजर में एक लड़की है, गरीब है लेकिन बहुत अच्छी है। आप लोगों ने कहा था ना, अगर मेरी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो आपको बताऊं। हाँ बहू, हम रोहन की शादी के लिए लड़की ढूंढ तो रहे थे। अब तुम्हें मिल गई है अगर कोई लड़की तो उसे देख लेते हैं। क्यों राघव, सही कहा ना? माँ, आप मुझसे क्यों कह रही हो कि शादी करनी है या नहीं करनी है? मैं तो कब से तैयार हूँ भैया, लेकिन मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, तो मैं क्या से क्या बताऊँ? देख रही हो आप माँ, कैसे उतावला हो रहा है अपनी होने वाली दुल्हन को देखने के लिए। मैं तो कभी नहीं हुआ ऐसा। आप होते भी कैसे, आपकी शादी मुझसे जो होनी थी। वैसे भी लड़की देखने गए होते तभी तो पता लगता। आपने तो पहले से लड़की देखकर पसंद भी कर रखी थी। वाह भाभी, क्या बात है। ये होती है भाभी जो हर वक्त अपने देवर की साइड ले। अब मैं खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ मेरी भाभी माँ है। वाह बेटे, भाभी ने क्या लड़की ढूंढी तेरे लिए। तेरी भाभी सीधे भाभी से भाभी माँ बन गई। सही जा रहा है, मस्का बहुत अच्छा लगा रहा है। बहुत हो गई बातें। क्या मैं उनको खबर कर दूं कि हम लड़की देखने आ रहे हैं? वो क्या है ना, अगर उनको खबर कर दूंगी तो कल तक की अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे। प्रज्ञा इतना बोलकर वंदना नाम की लड़की को देखने जाने की तैयारी करने लगती है। कुछ दिनों बाद घर के सभी लोग वंदना नाम की लड़की को पसंद करके शादी की तारीख तय कर देते हैं। शादी का दिन अब करीब था। एक दिन वंदना प्रज्ञा को कॉल करती है, भाभी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की आपकी घर की बहू बनने के लायक है। आखिर बात क्या हो गई है? क्यों ऐसे नादानों की तरह बातें किए जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ समझाओ, आखिर कहना क्या चाहती हो? भाभी, शादी की तैयारी तो हो गई है, लेकिन इस शादी की तैयारी में मेरे पास शादी का लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं है। और आप ही बताओ, बिना लहंगे की शादी कैसे करूं मैं? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब मैं क्या करूं? शादी की तैयारी हो गई, लेकिन शादी का लहंगा नहीं हो पाया। रुको, मैं अभी माँ जी से पूछती हूँ। अगर उनके पास कोई तरकीब होगी तो वो जरूर बताएंगी।
ठीक है भाभी, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। वंदना के फोन रखते ही प्रज्ञा अपनी सास के पास जाती है और सारी बातें बताती है, जिसके बाद जानकी प्रज्ञा से कहती है, बहू इतना क्यों सोच रही है? तेरी होने वाली देवरानी है, अगर तू प्यार से अपना ब्राइडल लहंगा दे देती है तो सब काम अच्छे से निपट जाएगा। लेकिन माँ जी अगर उसे बुरा लगा तो? अगर कभी देवर जी ने कहा कि एक नया लहंगा दे देती तो क्या हो जाता? मुझे तो कुछ नहीं कहेगा, मैं उसे पूछकर फिर तुम्हें बताती हूँ हमें तुम्हारे ब्राइडल लहंगे का क्या करना चाहिए। ठीक है माँ जी, आप जल्दी से पूछकर बता दीजिए, क्योंकि वंदना को भी खबर देनी है। जानकी रोहन से पूछकर प्रज्ञा को बताती है और प्रज्ञा अपना ब्राइडल लहंगा अपनी देवरानी को देती है। कुछ दिनों बाद देवरानी अपनी जेठानी का ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी करती है। दीपिका वेल एजुकेटेड और सुलझी हुई लड़की थी, तो वही उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत ही कलेशी और ड्रामेबाज इंसान थी, जिसे जब देखो बस ड्रामा करना पसंद था। एक तरफ दीपिका जो इतनी हंसमुख और दिलदार थी, तो वही राधा बहुत रोतड़ू थी, जो हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती। उसकी इसी आदत से सभी परेशान थे। दोनों का ही एक दूसरे के घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक दिन राधा दीपिका के घर की डोरबेल बजाती है और दीपिका का भाई योगी दरवाजा खोलता है। अरे यार, कौन सुबह सुबह मुंह उठा के चला आया? चैन से सोने भी नहीं देता कोई। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी सुबह सुबह, कुछ काम था क्या? ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे यहाँ सुबह सुबह आना ही नहीं चाहिए? इतना कहकर राधा सीधे दीपिका के कमरे में चली जाती है और योगी उसकी तारीफ करते हुए बोल पड़ता है, उफ, क्या अदाएं हैं इसकी। इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ, इसीलिए इसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन कभी बता नहीं पाया इसको, और क्या पता शायद ना भी बता पाऊँ। राधा दीपिका के रूप में पहुंचकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है, हाँ, तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसने आज मुझसे पूछा कि मैं सुबह सुबह यहाँ क्यों आई। एक तरफ से तो इतना पसंद करती हूँ उन्हें, और जब देखो मुझे ताना मारता रहता है। अरे बाबा, उसका वो मतलब नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। अब रोना बंद करो, वरना चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। ये सुनते ही राधा का रोना बंद हो जाता है और वो अपने आंसू पोंछकर चुप हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद दीपिका से बात करते हुए अपने घर आ जाती है और दीपिका जाकर योगी से बोलती है, भैया आपने राधा को क्या बोला? वो बहुत रो रही थी। अरे मैं उसे कुछ क्यों बोलूंगा? अरे मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ। ओह शिट, क्या बोल दिया मैंने? दीपिका जब ये बात सुनती है तो चौंक जाती है और बोलती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैंने तुझे बताने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि कहीं तुम्हारी दोस्ती खराब ना हो जाए, और क्या पता मैं उसे पसंद ही ना हूँ। फिर क्या फायदा जाकर शादी की बात करे, बात आगे बढ़े, और आखिर में क्या होगा? तेरी और उसकी दोस्ती खराब हो जाएगी मेरे कारण। इससे अच्छा छोड़ यार। अरे भैया, वो तो आप पर जान देती है। अब ये सब छोड़ो, मैं माँ को मनाती हूँ, हम उसके घर शादी की बात करने चलते हैं। दीपिका अपनी माँ कमला को सब बताती है, जिसके बाद कमला इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और कुछ समय बाद ही योगी और राधा की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। शादी की पहली रात अचानक लाइट चली जाती है और राधा रोने लगती है। लाइट चली गई। अब मेरी सुहागरात कैसी होगी? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? हे भगवान, मैं पैदा ही क्यों हुई? तभी उसके पास खड़ी हुई दीपिका उसे समझाते हुए बोलती है, अरे मेरी क्यूट सी भाभी, इतनी चिंता मत करो, लाइट ही तो है, आ जाएगी। आप रोना बंद करो, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। और फिर से राधा ये सुनते ही रोना बंद कर देती है। जिसके कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और सब सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन कमला राधा के पास आकर उससे बोलती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बनाना कि बस मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। जी माँ जी, जैसा आप बोले। इतना कहकर राधा रसोई में खाना बनाने चली जाती है और इतने में ही खाना बनाते हुए किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो अपना खाना बनाना छोड़ देती है और फोन पर गप्पे लड़ाने लगती है। इस वजह से उसका सारा खाना जल जाता है और जलने की बदबू से दीपिका रसोई में आकर राधा से बोलती है, भाभी आपका ध्यान कहाँ है? सारा खाना जल गया। दीपिका के इतना कहते ही राधा का ध्यान खाने पर जाता है और वो कॉल कट करके दहाड़े मारकर रोने लगती है और बोलती है, हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आज मेरी पहली रसोई थी और आज ही खाना जल गया। हे भगवान, उठा ले मुझे। अब वो बहुत रो रही थी। ये देखकर दीपिका उसे चुप करवाती है और उससे बोलने लगती है, अरे मेरी प्यारी भाभी, खाना ही तो है, फिर बन जाएगा। तुम रोना बंद करो, वरना गला खराब हो जाएगा। हर बार की तरह राधा ये सुनकर चुप हो जाती है
और दीपिका फिर से सारा खाना बना देती है, जिसे खाकर कमला राधा की तारीफ करते हुए बोलती है, वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने, बिल्कुल दीपिका जैसा। कितना अच्छा स्वाद है, तेरे हाथ तो बिल्कुल दीपिका जैसे हैं। जिसके बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं और राधा पोछा लगाने लगती है और पोछा लगाते हुए उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। जिसके बाद वो एक बार फिर से दहाड़े मारकर रोने लगती है और बोलती है, हाय मेरा पैर, मर गई रे, टूट गई। अब तो मैं आ रही हूँ भगवान आपके पास। इतने में ही दीपिका आकर उसे उठाने लगती है और बेड पर लिटा देती है, जिसे देखकर राधा बोलती है, भगवान अब तो मुझे उठा ले इस दुनिया से, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मेरी प्यारी ननद और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझे ना रोने को बोल रही है। ये सुनकर दीपिका हंस पड़ती है और बोलती है, अरे मेरी भाभी, तुम जितनी प्यारी हो ना उतनी ही रोतड़ू भी हो। अब दर्द है तो आप रोगी ही ना, मैं आपको चुप क्यों करवाऊं? इतने में ही डॉक्टर आकर राधा की पट्टी करके चला जाता है, जिसके बाद राधा रोना बंद कर देती है। समय बीतता है और ऐसे ही राधा आए दिन हर बात पर रोना रोया करती और दीपिका उसे चुप करवाया करती। एक दिन हार्दिक नाम का एक लड़का दीपिका को देखने आता है और उसे पसंद करके चला जाता है, जिसके बाद बड़े जोरों शोरों से दीपिका की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और एक दिन दीपिका और राधा शादी की शॉपिंग करने बाहर जाते हैं और एक केले के छिलके से फिसलकर राधा गिर जाती है और रोते हुए कहती है, आए गिर गई, लग गई रे, मर गई। क्या हुआ भाभी? अरे देख नहीं रही है क्या, मैं गिर गई और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ। दीपिका राधा को सहारा देकर उठा देती है, जिसके बाद राधा अपनी खुद की किस्मत पर अफसोस करते हुए कहती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे भाभी, इसमें किस्मत कहाँ से बीच में आ गई? देखो केले का छिलका रास्ते पर था, तुम भी तो गिर सकती थी ना, लेकिन नहीं, मैं गिरी। दीपिका इस बात को इग्नोर करके थोड़ा आगे चलने लगती है और फिर जानबूझकर उसी रास्ते से निकलकर जानबूझकर गिरती है। ये देखकर राधा बोलती है, तुम जानबूझकर गिरी ना, पर ऐसा क्यों? भाभी, जिंदगी की यही रीत है, हमें कभी अपनी किस्मत पर रोना नहीं चाहिए। अगर भगवान ने आंसू दिए हैं तो खुशी भी देगा। अगर हम हर बात के लिए रोते रहेंगे तो भगवान हमारी किस्मत में आंसू ही लिख देगा। राधा को दीपिका की बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपने मन में ठान लेती है कि वो कभी भी रोतड़ू लड़की की तरह बर्ताव नहीं करेगी, जिसके बाद वो बिल्कुल रोना छोड़ देती है। समय बीतता है और दीपिका की शादी का दिन आता है। शादी के बाद जैसे ही विदाई का समय आता है, दीपिका की माँ कमला दहाड़े मारकर रोते हुए बोलती है, अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, आज तो पराई हो गई, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। एक तरफ कमला जहाँ इतना रो रही थी, वहाँ राधा साइड में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर कमला बोलती है, यहाँ मेरी बेटी की विदाई हो रही है और तू हंस रही है। माँ जी, मेरी प्यारी ननद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, तो ऐसे में उसे रोतड़ू भाभी की तरह विदा थोड़ी ना करूंगी मैं। अरे मेरी प्यारी रोतड़ू भाभी, ये हुई ना बात। दीपिका अपनी मायके से मुस्कुराती हुई ससुराल की जिंदगी को अपनाती है और एक तरफ राधा ये सीख जाती है कि रोने से अच्छा है जो भी हो उसे मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करो। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी सी है, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जिंदगी को राधा की तरह रोते हुए जीना है या फिर दीपिका की तरह मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करके। लेकिन क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने रोतड़ू राधा की तरह बिहेव किया हो? अगर हाँ, तो अपना वो किस्सा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। परी बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। उसे किसी भी चीज का गलत शौक नहीं था, अगर था तो बस घड़ियों का। परी मालती की इकलौती लड़की थी, इसलिए मालती उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। माँ, मुझे 5,000 रुपए दे दो, मार्केट में एक नई घड़ी आई है, मुझे वो लेनी है। बेटा कैसी बातें कर रही है, तूने अभी तो 10,000 की घड़ी ली थी, अब फिर से? हाँ हाँ माँ, अगर पिताजी जिंदा होते तो वो मुझे कभी मना नहीं करते किसी चीज के लिए। काश उस दिन उनकी जगह मैं मर गई होती। इतना बोलकर परी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी मालती का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। मालती अपने घर की तिजोरी में अपनी दवाई के लिए बचाए हुए पैसे उठाती है और परी को लाकर दे देती है और उससे बोलती है, गुड़िया ऐसी छोटी बातों पे रोया नहीं करते, ये ले पैसे और ले आ तुझे जो चाहिए। सच्ची माँ, तुम कितनी प्यारी हो, आई लव यू माँ। परी खुशी खुशी शॉप पर जाती है और सेल्समैन को कहती है, भैया ये घड़ी कितने की है? मैम, मात्र ये 5,000 रुपए की है,
आज ही आई है मार्केट में और इससे बेटर आपको कहीं और मिल नहीं सकती और ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है। ओके भैया, पैक कर दो, ये तो मस्त डील है। परी वॉच लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को दिखाते हुए बोलती है, माँ देखो ये घड़ी कितनी सुंदर है, बस 5,000 की। तो खुश है ना बेटा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परी वॉच ले जाकर अपनी बाकी वॉच के साथ रख देती है और कपड़ों से मैचिंग की दूसरी वॉच पहनकर कॉलेज आ जाती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, परी इतना लेट क्यों आई हो तुम? कहाँ थी तुम? जान, मेरी मम्मी ने मुझे आज एक नई घड़ी दिलवाई है, वो भी पूरे 5,000 की। परी तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद तुम्हारी माँ ने तुमको बहुत प्यार से पाला है, तुम उनसे उनके पैसे बेफिजूल के खर्च क्यों करवाती हो? ओ हेलो, फिजूल खर्चा मतलब? एक ही शौक है मेरा, घड़ियों का, अब वो भी पूरा ना करूँ क्या मैं? खुद तो तुम इतने चिंदी हो कि आज तक एक टॉफी मुझे नहीं दिलवाई होगी अपने पैसों से। अब मेरी माँ मुझे कुछ दिलवा रही है तो तुम्हें उसमें भी मिर्ची लग रही है। तुमको कुछ भी समझाना बेकार है, आज के बाद ना तुम मुझसे कभी बात मत करना। सौरभ इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और परी भी अपनी क्लासेस लेकर घर पर आ जाती है। घर आकर परी देखती है कि उसकी माँ बेड पर पड़ी खांस रही है, जिसे देखकर परी उसे उठाते हुए बोलती है, माँ क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, वो मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तू ले आ और बचे हुए पैसे मुझे लाकर दे दियो। तेरे पिताजी की पेंशन थोड़ी ही बची है और उससे घर भी चलाना है। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। परी दवाई लेने निकल जाती है और दवाई लेते हुए आते वक्त वो देखती है कि वॉच की उसी दुकान पर सेल लगी हुई है। परी को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉप में अंदर चली जाती है। अरे मैम, आप फिर से? आप परसों ही तो 5,000 की घड़ी लेके गए हो। ओ अच्छा, तो अब मुझे तुमसे पूछकर घड़ी खरीदनी है क्या? सॉरी मैम, मेरा मतलब वो नहीं था। बताइए आपको क्या चाहिए? अब क्या घड़ी की शॉप पर गोलगप्पे लेने आऊंगी क्या? जल्दी से सेल की अच्छी अच्छी घड़ी दिखाओ। परी बचे हुए पैसों से घड़ी खरीद लेती है और घर पर आ जाती है और अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ देखो कितनी सुंदर घड़ी लाई हूँ मैं, वो भी सेल में से। परी मैंने तुझे मना किया था ना कि पैसे बर्बाद मत करियो, फिर भी तूने पैसे बर्बाद किए। माँ मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए हैं, बल्कि महंगी घड़ी लाई हूँ, वो भी सेल से। बेटा पैसे बचाना सीख, ये सब बेफिजूल की खर्ची मत किया कर, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परी मालती के लाख समझाने पर भी उसकी नहीं सुनती और आए दिन घड़ियां खरीदती रहती। इसी कारण सौरभ ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन मालती चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी माँ को उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे देखकर बोलता है, अरे ये क्या हो गया इनको? डॉक्टर पता नहीं, माँ अचानक से बेहोश हो गई, पहले तो ठीक थी, अब पता नहीं इन्हें क्या हुआ। नहीं मिस परी, आप गलत है। आपकी माँ को पिछले 6 महीने से लंग्स की दिक्कत है। ये अपना इलाज करवाने यहीं आती थी। मैंने इन्हें कई बार बोला अपना ऑपरेशन करवा ले, पर ये है हर बार ये बोलकर टाल देती थी कि मेरी बेटी परी के लिए मुझे घड़ी लेनी है। लेकिन अगर अब अगले हफ्ते इन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं करवाया तो बचाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर कितने पैसों की जरूरत है? ऑपरेशन के खर्चे में 10,000 रुपए लगेंगे। पूजा को डॉक्टर की बात सुनकर गहरा सदमा लगता है और उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ को बोला था कि काश उसके पिता की जगह वो मर जाती, और इसी के साथ उसे वो सब पल याद आते हैं जब परी ने घड़ी पर फालतू पैसे बर्बाद किए थे। परी अपने हाथ की घड़ी उतार कर फेंक देती है और भागे भागे सौरभ के पास जाती है और उससे कहती है, सौरभ मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज मुझे 10,000 रुपए दे दो। क्यों, क्या हुआ? मार्केट में कोई नई घड़ी आ गई क्या? नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। वो कमला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ओह, सच में तुम्हारी माँ बीमार है क्या? हाँ, झूठ तो कम बोलो, कितना झूठ बोलोगी तुम, शर्म तो आती नहीं है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, आज तक एक टॉफी तो दिलाई नहीं मैंने तुम्हें, और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? झूठ ना किसी और को जाके बोलो जो तुम्हारी इन बातों में आ जाए। जाओ यहाँ से। सौरभ परी की बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद परी रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, अगर मैंने फालतू खर्चे ना किए होते तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। मुझे नहीं पता थी कि वक्त खरीदने के चक्कर में मेरा इतना बुरा वक्त आ जाएगा। पूजा रोते हुए सड़क से जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर सेल्समैन से हो जाती है, जिसके बाद परी को रोता देख सेल्समैन उससे पूछता है, मैम आप यहाँ क्या कर रही हो और आप रो क्यों रही हो? परी रोते हुए अपनी बात सेल्समैन को बताती है, जिसे सुनकर सेल्समैन कहता है, मैम मैं आपको पैसों की मदद तो नहीं कर सकता, पर आपको मैं एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। प्लीज बताओ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकती हूँ? मैम हमारी कंपनी पुरानी घड़ियाँ खरीदती भी है, अगर आप चाहे तो अपनी घड़ी को बेच सकती हैं, शायद आपको इससे कुछ मदद हो जाए।
और हाँ, हमारे यहाँ एक सेल्स गर्ल की जरूरत है। अगर आप चाहें तो यहाँ काम कर सकती हैं। आपने तो मुझे मेरी जिंदगी दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर परी घर आ जाती है और अपनी सब घड़ियों को उठाकर बोलती है, तुम मेरे लिए जरूरी हो, पर मेरी माँ से ज्यादा नहीं। परी अपनी सब वॉच को ले जाती है और दुकान पर बेच देती है। इसी के साथ दुकान पर काम करना भी स्वीकार कर लेती है। परी जैसे तैसे पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसकी माँ का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सौरभ बाहर खड़ा होता है। सौरभ, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने ही करवाया ये सब कुछ। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मैंने करवाया है। तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है क्या? मैं हमेशा तुम्हें डांटता था, समझाता था कि परी पैसों को बर्बाद मत करो, पैसे बहुत कीमती होते हैं, उन्हें ऐसे खर्चा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ कितना मुश्किल से तुम्हें पालती है, पोसती है। इसलिए मैंने सोचा ये क्यों ना अभी मौका है तुम्हें सबक सिखाने का, तुम्हें सबक सिखाऊं। और मैंने तुम्हें गलती का एहसास करवाया, तुम्हें ये दिखाया कि पैसा क्या चीज है। तुम्हें ये दिखाया अगर तुम पैसों को अहमियत नहीं दोगी तो पैसा भी तुम्हें कभी अहमियत नहीं देगा, और जब तुम्हें जरूरत होगी तो कोई तुम्हारी मदद के लिए भी खड़ा नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। मैं जो भी भला बुरा जो भी कुछ कहता हूँ तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। और अब तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो चुका है, अब तो वो भी जल्दी होश में आ जाएंगी। उसके बाद उनसे हम बात करेंगे हमारी शादी की। और हाँ, शादी के बाद ना कभी गलती से भी ना वॉच का नाम मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कोई वॉच नहीं दिलाने वाला, समझी तुम? परी सौरभ से माफी मांगती है और घड़ी बेचकर आए हुए पैसे सौरभ को दे देती है। कुछ देर बाद परी के माँ को होश आता है और परी मालती से माफी मांगती है, जिसके बाद परी घड़ी का शौक छोड़ देती है और घड़ी की दुकान पर काम करने लगती है। जिसके बाद परी समझ जाती है कि शौक और पागलपन में फर्क होता है।